अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज 16 मार्च 2026 और पाकिस्तान में 27वीं रमज़ान की मुबारक रात है और मैं ये स्पेशल वीडियो फॉर ऑल PSX रिटेल इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे रात के टाइम। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, कि एक वॉर चल रही है तो उसमें 2 सिनेरियोज़ के चांसेस होते हैं। एक होता है कि वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, जो कि सिनेरियो 1 था, और एक सिनेरियो 2 होता है जिसके अंदर वॉर थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होती है और फिर उस सिनेरियो में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इन सिनेरियोज़ पे हम एक अपडेट डिस्कस करेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और आई थिंक इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि क्या अभी तक बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन चीज़ों को आपको मॉनिटर करना चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि कैसे ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है अगले कुछ दिनों में, और वो लोग जिन्होंने 50,000 टू 180,000 की PSX की रैली मिस कर दी थी, वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सही तरीके से अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। ऐसे ही वॉरेन बफेट नहीं कहते बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। तो आज वो मौका आ गया है। इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक्स जो है डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें हमारे सिनेरियो 2, जिसके अंदर वॉर प्रोलॉन्ग होती है और उसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोड हुई थी, जिसमें मैंने अपने 2026 के गोल्स आपके साथ शेयर किए, उसका जो रिस्पॉन्स था उसने मेरे दिल को खुश कर दिया। आपके कमेंट्स और जिस तरीके से आपने हमारे टारगेट्स के बारे में हमें बताया, वो बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, वो इस वीडियो को जाकर देखें और हमें बताएं कि कौन से हमारे 2026 के टारगेट्स जो हैं पाकिस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो आपको अच्छे लगे और इसमें मज़ीद बेहतरी हम क्या कर सकते हैं। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम सिनेरियो नंबर 2 के अंदर आ गए हैं। इस वॉर को ऑलरेडी 17 दिन गुजर गए हैं और अब जैसे चीज़ें चल रही हैं उससे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये वॉर जो है मज़ीद 2 हफ्ते से 4 हफ्ते जो है मार्केट्स को रैटल कर सकती है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी कंटिन्यू हो, लेकिन ये जो 2 से 4 हफ्ते का मज़ीद टाइम पीरियड है, उसमें जितना भी इम्पैक्ट आना होता है मार्केट में वो आ जाता है। जितनी भी डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसकी वजह से जो शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं एनर्जी मार्केट में, वो 2 to 4 वीक्स में जो है फुली प्राइस इन हो जाती हैं। तो इस सिनेरियो में जब हम जा रहे होते हैं तो फिर बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि जो एक फर्स्ट शॉक जो होता है, उससे जो डिप आता है, वो मोर और लेस फर्स्ट 2-3 डेज में ही आ जाता है। जैसे आपने देखा कि जब वॉर शुरू हुई थी, अगले दिन मंडे को जब मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हुई, जब भी हम 150,000 के आसपास आ गए थे, और आज उसके 2 हफ्ते बाद भी हम लोग 150,000 के आसपास ही खड़े हैं। तो जैसे जैसे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स होती हैं, कभी मार्केट ऊपर की तरफ फॉल्ट हो जाएगी, कभी डाउनवर्ड फॉल्ट हो जाएगी, मोर और लेस साइडवेज चलती रहेगी जब तक बुल मार्केट फ्रेमवर्क इंटैक्ट है। बस आपने इस सिनेरियो में ये करना होता है कि आप जो है थोड़े से ऐसे स्टॉक्स जो कि ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जिनका फ़ायदा हो रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस कर लेते हैं और ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहते हैं जो कि ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से उनको जो है नुकसान हो। और इसमें सिर्फ वो वाली कंपनीज नहीं होती जो कि ऑयल डिपेंडेंट रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं, बल्कि दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं जो कि लेट से कोल यूज़ करती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम तक ऑयल महंगा होता है, उसकी वजह से LNG महंगी होती है, तो फिर दुनिया में जो पावर प्लांट्स होते हैं वो फिर कोल पे शिफ्ट होने लग जाते हैं और उसकी वजह से कोल के बढ़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर कोल का इनपुट ज़्यादा हो या फिर ऑयल के डेरिवेटिव्स यानी कि केमिकल्स यूज़ करते हों, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ऑयल प्राइस से लिंक्ड हों, वो कंपनीज जो हैं एक तरह से नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती हैं। तो सिनेरियो नंबर 2, अब ये जो नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स तक चल सकता है, उसमें आपने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करना है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि ऑयल प्राइस बढ़ने से जिनको फ़ायदा हो रहा हो, जिसमें रिफाइनरीज भी आ सकती हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी आ सकती हैं, और उन कंपनीज से थोड़ा सा दूर रहना है जो कि रॉ मटीरियल्स यूज़ करती हैं जिनकी प्राइसेस ऑयल प्राइस से लिंक्ड होती हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि सिनेरियो 2 में बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है कि नहीं। और इसके आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क बिल्कुल ऑन है
और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं पास्ट में पाकिस्तान में कि जब भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं आपका इंडेक्स जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। और इसकी प्राइम एग्जांपल है 2011 से लेके 2014। अब आप कहेंगे कि ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑयल प्राइस बढ़ी लेकिन इंडेक्स नीचे आ गया। तो जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होने से इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फर्स्ट होता है कि आप वैल्यूएशन में कहाँ खड़े हैं, यानी कि इंडेक्स बहुत महंगा हो गया है या बहुत सस्ता हो गया है, ये भी डिटरमिन करता है। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी नॉर्मल प्राइस्ड हो तो फिर उसमें उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आता। और दूसरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस टाइम पे क्या चल रही हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक फैक्टर जो कि डिटरमिन करेगा अगले 2 से 3 हफ्तों में कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है कि नहीं, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो किस हिसाब से सेट करती है। ऑलरेडी अभी इस फ्राइडे को जो प्राइस अनाउंस हुई है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रफली 50 रुपये पर लीटर जो है एक तरह की सब्सिडी जो है एलोकेट की है, जिससे जो अप्रॉक्सीमेट सेल होती है पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की, तो वो डेली सब्सिडी तकरीबन 2 से ढाई अरब रुपए की बन रही है। अब हमारे बजट में कुछ एलोकेशन तो होती है, कंटिजेंसी रिजर्व्स होती हैं जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जो है सैलरी कट्स और इस तरह के मेजर्स भी अनाउंस किए हैं जिससे कॉस्ट सेविंग होगी। तो 1 से 2 हफ्ते तक, ये जो रमज़ान का आखिरी हफ्ता है और ईद के बाद जो पहला हफ्ता है, उसमें तो आप ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कंटिन्यूसली जो है ऑयल और डीजल को सब्सिडाइज करते रहें। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ रुपीज़ का नहीं होता, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके जो डॉलर रिजर्व्स होते हैं वो ड्रेन होने शुरू हो जाते हैं। आप सोचें, अभी सबको पता है पाकिस्तान में जो एक इन्वेस्टर क्लास होती है जो कि ढूंढ रही होती है जिस चीज़ में शॉर्टेज हो मैं उसको ख़रीद कर रख लेता हूँ, होर्डिंग कर लेता हूँ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका यहाँ पे आता है। लेट से हम एक महीने में 1 बिलियन लीटर जो है इम्पोर्ट करते थे पेट्रोल और डीजल मिला के, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और अब जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 55 रुपीज़ पर लीटर तकरीबन जो है इसकी सब्सिडी अनाउंस की हुई है। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास लेट से ब्लैक मनी भी होती है या ऑफिशियल मनी भी होती है, कैश पड़ा होता है, वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 से 2 महीने, 1 महीने से ज़्यादा तो इसको सस्टेन कर नहीं सकती, कभी ना कभी जाके इन्होंने जो इंटरनेशनल प्राइस है वहाँ पे लेके आना ही आना है। तो मैं जो है ये मंगा के जितना भी मैं स्टोर कर सकता हूँ कर लेता हूँ। इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हर किसी के पास जितने पैसे होते हैं वो कहता है ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे नज़र आ रही है आजकल, मैं इसमें चला जाता हूँ। और वो जो हर महीने आपने 1 अरब लीटर मंगाने होते हैं वो बढ़ जाते हैं 1.25 अरब 1.5 अरब तक, क्योंकि हर कोई इसको होर्डिंग करने लग जाता है। इन्वेस्टर लेवल पे भी होर्डिंग होती है, कंपनी लेवल्स पे भी होती है, ओएमसीज भी स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा मंगा लेती है क्योंकि उनको पता है प्राइस बढ़नी है। इस तरीके से हर कोई जो है जितनी भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है वो होर्डिंग करनी शुरू कर देता है। और फिर आपने जो लेट से 1 बिलियन लीटर मंगा रहे थे, पहले प्राइस भी कम होती थी डॉलर्स में, और लेट से आप 500 मिलियन डॉलर का ऑयल मंगाते थे, अब जो है वॉल्यूम भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई, तो 500 मिलियन डॉलर के बजाय वो 1 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट जो है आपका होने लग जाता है। और अगर आप इसको सही तरीके से प्राइस कर लें तो फिर वॉल्यूम जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसको कम इस्तेमाल करते हैं, तो प्राइस बढ़ने की वजह से आपका थोड़ा सा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, लेकिन क्वांटिटी कम होने की वजह से उसमें डिक्लाइन भी आता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से प्राइस नहीं करते तो क्वांटिटी भी बढ़ती है क्योंकि लोग होर्डिंग करते हैं, और उसके साथ जो प्राइस होती है पर लीटर डॉलर्स में वो भी बढ़ रही होती है, तो आपको डबल नुकसान होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिटर्मिन करेगा आज से 2 हफ्ते बाद कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है कि नहीं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जिस तरह की गवर्नमेंट अभी तक चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो उस तरीके से कमिंग हुई इलेक्शंस बहुत करीब नहीं आ रहे कोई 6 महीने बाद कि इसको ये कोशिश करें आवाम को खुश करने के लिए जो है इस तरह की सब्सिडीज़ अनाउंस करें। तो ये 1 से 2 हफ्ते में जब रिवर्स होगा तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है इंटैक्ट रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है डेंजर में रह सकता है। तो अब हमने 2 बातें कर ली। फर्स्ट हमने ये डिस्कस कर लिया कि अब हम सिनेरियो 2 में आ गए हैं और वॉर जो है अगले 2 से 4 हफ्ते प्रोलॉन्ग होने के चांसेस हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे कंटिन्यूसली कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो है ईरान और यूएसए दोनों को जो है एक परमानेंट पीस इन द रीजन की कोई टैक्टिक जो है वो डेवलप की जाए, बट हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। उस टाइम में एनर्जी मार्केट्स जो हैं वो वॉलेटाइल रहें
और हमारी स्टॉक मार्केट भी जो है कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। तो उस तरीके से मैंने आपको सिनेरियो 2 एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेना है और उन कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है जो कि ऑयल से बेनिफिट कर रही होती हैं। दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क अभी तक इंटैक्ट है कि नहीं, और उसका जो नंबर 1 डिटर्मिनिंग फैक्टर वो अगर इंटैक्ट रहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज से मैक्सिमम 2 हफ्ते बाद जो है पेट्रोल और डीजल की जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही हैं उसके हिसाब से प्राइस कर देती हैं, तो हमारी वैल्यूएशंस, वो जो एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो अब 7P रेशो पे आ गई हैं, 6.5 से 7P रेशो पे आ गई हैं। तो आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे जब भी इस तरह की प्राइसेस होती हैं तो फिर फ्यूचर रिटर्न्स जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, और वो ये है कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें जिस तरीके से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है करंट और न्यू इन्वेस्टर्स दोनों को, जिन लोगों ने स्पेशली 50,000 से 180,000 की रैली जो है PSX की मिस कर दी, और आगे अगर ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क इंटैक्ट रहता है तो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको अगले 3 से 4 सालों में इसी तरीके के रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। और वो होता इस तरह से है, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा भी जो कि आपने खुद जाके सोचनी है, ताकि आपके अंदर भी एक कन्विक्शन लेवल आए और आप खुद भी फॉलो कर सकें कि बुल मार्केट फ्रेमवर्क को कैसे फॉलो करते हैं। तो वो ये है कि 4 ईयर्स में एक एवरेज, जैसे हर साल पाकिस्तान की एक एवरेज कंपनी 18% अपना प्रॉफिट बनाती है, तो अगले 4 साल में उससे प्रॉफिट्स जो है डबल हो जाते हैं। और अब हम जैसे 6.5 7P रेशो पे आ गए हैं, और बुल मार्केट के एंड में हम लोग 12-13P रेशो पे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी, जब कंपनीज़ के प्रॉफिट्स भी डबल होंगे और इंडेक्स का P रेशो भी डबल होगा, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगले 4 ईयर्स में अगर बुल मार्केट फ्रेमवर्क इंटैक्ट रहता है, कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए डबल और उनको जो P रेशो मिल रहा है वो भी हो गया डबल, तो फिर ये 4x की रैली जो है वो बन सकती है। सो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग इन्फॉर्म्ड होंगे, उनके पास एक पूरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क होगा, वही इससे कैपिटलाइज कर पाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और इस पूरे टाइम फ्रेम में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ईद की छुट्टियों में जो है हम आपसे शेयर करेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे कुछ होमवर्क के तौर पे, जैसे आप लोग मुझे अपना मेंटोर मानते हैं, तो आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जिससे आपकी कन्विक्शन इंक्रीज होगी। आपने करना क्या है, आपने पिछले 30 ईयर्स में ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा ऑयल जो है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि किसी क्राइसिस की वजह से, किसी वॉर की वजह से जो है डबल हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। एक दफ़ा ये 1990 में हुआ था, फिर एक दफ़ा ये हुआ था 2007 में, फिर एक दफ़ा 2003 में भी हुआ था जब US और इराक की वॉर हुई थी, फिर एक दफ़ा हम लोग सब ने देखा 2022 में भी हुआ था। तो इस तरह की आप ना 5 एग्जांपल्स ढूंढें या 4 एग्जांपल्स ढूंढें, और फिर देखें कि जब ये जो है अनसर्टेनिटी आई मार्केट्स में, पाकिस्तान में जैसे ऑयल महंगा होने की वजह से स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आ जाती है, तो अगर आपने उसके बाद इन्वेस्ट किया होता पूरे 2 हफ्ते बाद, आप देखें जब वो क्राइसिस शुरू हुआ, आज 17 दिन हो गए हैं वॉर को, तो आप कंपेयर करें कि जब 2 हफ्ते हो गए उस क्राइसिस को शुरू हुए हुए, मार्केट करेक्ट कर दी, और अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको अगले 1 साल में कितना प्रॉफिट होता पिछले 5 इंस्टेंसेस में, और अगले 3 साल में कितना प्रॉफिट होता है। इस पे आपने होमवर्क करना है, और सिर्फ नंबर्स नहीं देखने, नंबर्स के साथ ये भी देखें कि उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनर्जी प्राइसेस जो है वो सही तरीके से कंट्रोल की थी, उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी थी, इलेक्शंस अगले कितने दूर थे, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सही तरीके से मैनेज हो रहा था कि नहीं। यानी कि आप देखें उन 5 इंस्टेंसेस में कब कब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन था और कब कब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट पे फिर वो अफेक्ट करता है। तो आपने ये सारा देखना है। आपने देखना है कि अगर मैं उस टाइम पे इन्वेस्ट करता, मुझे 1 साल में कितना प्रॉफिट मिलता, 3 साल में कितना प्रॉफिट मिलता, वॉलेटिलिटी कैसी होती उस टाइम में, उससे आपको कन्विक्शन आएगी। और फिर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम लोग जो है एक पूरी इस पे डिटेल्ड एनालिसिस एक यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि एक शॉर्ट वर्जन है ऑफ द डिटेल्ड वॉर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि हम अपने अपकमिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 में अपने सारे मेंबर्स को भी सिखाने वाले हैं। और जाते जाते मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ ही रोज़े और स्पेशल रातें रमज़ान की जो है वो बाकी हैं, तो आप सब लोग जब अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें,
तो इस वॉर के एंड होने के लिए भी दुआ किया करें, ताकि हम लोग जो है सही तरीके से, इतने ज़्यादा मुसलमान जो हैं इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं बोथ इन मिडिल ईस्ट एंड इन ईरान, उन सब की ज़िंदगी जो है आगे नॉर्मल तरीके से चलती रहे, और सब दुआ करें कि ये वॉर जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।